हेलो नमस्कार साथियों, केवी एक्सपर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंदर और आज हम बात करने वाले अपने अगले सेशन के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने जो है पिछला लेक्चर जो किया था वो ओवेरीज से संबंधित था और आज जो हम लेक्चर की जो शुरुआत करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले नया लेक्चर जो आज हम पढ़ने वाले पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में हम जो आज लेक्चर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से जो है खासकर जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और जो है अक्सर पूछा जाता है, इसके नाम के बारे में ही पूछ लिया जाता है कि जो है मास्टर ग्लैंड जो है किसे कहते हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं और सेशन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो तैयारी तो आप लोगों की बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी आरपीएफ एयर की इनके जो है एग्जाम जो है काफी नजदीक आ चुके हैं। तैयारी में लगे रहें। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, आज हम पढ़ते हैं अपने पीयूष ग्रंथि के बारे में। ठीक है, इसका नाम क्या है? ये इसका नाम है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, इसे जो मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। मास्टर ग्लैंड से क्यों कहते हैं? मास्टर ग्लैंड से क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है ऐसा है, ये जो सभी को जो है आदेश देने का काम करती है। ठीक है, सभी लोग जो है, सभी हमारी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स पाई जाती हैं वो सभी ग्लैंड्स जो है पीयूष ग्रंथि के अंडर में वर्क करती हैं। ठीक है, किसके अंडर में वर्क करती हैं? पीयूष ग्रंथि के अंडर में वर्क करती हैं। ठीक है, ये जो है एक डायरेक्शन देती है कि आपको जो है इस तरह से काम करना है। ठीक, तो उसी डायरेक्शन में जो है सभी जो हमारे शरीर में पाई जाने वाली जितनी भी ग्लैंड्स हैं वह सभी किसके अंडर में वर्क करती हैं? मास्टर ग्लैंड के अंदर में। ठीक है, इसीलिए इसे जो मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए चलते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, ठीक है। यदि मैं इसकी जो है पोजीशन की बात करूं, ठीक है, पोजीशन की बात करूं तो इसे जो कहां होती है, जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? ये हमारे ब्रेन में पाई जाती है। और ब्रेन में भी कहां पाई जाती है? कहां पाई जाती है? हमारे ब्रेन में जो है, ये जो है हमारे जो ब्रेन में पाई जाती है। और इसके जो है 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, यदि मैं उत्पत्ति की बात करूं तो इसे जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया गया है। और यदि मैं संरचना की बात करूं तो इसके जो है 3 पार्ट होते हैं। कितने? 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, ये अग्रभाग, अग्र, और ये है मध्य। क्या भाग? ये मध्य है। और सब होते हैं पश्च भाग। कौन सा है? पश्च भाग। ठीक है, ये है अग्रभाग, ये मध्य है, और ये है पश्च भाग। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं एंटीरियर। एंटीरियर, इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट, इसे बोलते हैं पोस्टीरियर। ठीक है, क्या है? ये एंटीरियर है हमारा। अग्रभाग को क्या बोलते हैं? एंटीरियर। मध्य को क्या क्या कहते हैं? बोलते हैं इंटरमीडिएट। और जो है हमारा पश्च पार्ट जो होता है, ठीक है, पश्च पिंड जो होता है, इसे बोलते हैं पोस्टीरियर। ठीक है, क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर। यदि मैं अग्र पिंड की बात करूं तो इससे जो है 7 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कितने हार्मोन्स रिलीज होते हैं? अग्र पिंड से जो है हमारे पीयूष ग्रंथि के अग्र पिंड से 7 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और मध्य पिंड से जो है कितने हार्मोन्स रिलीज होते हैं? हमारा 1 हार्मोन्स रिलीज होता है। ठीक है, और जो है हमारा जो पश्च पिंड है, लास्ट वाला जो पिंड है, इससे लगभग जो है 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एडीएच, एंटी डायबिटिक हार्मोन्स, और एक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ठीक है, तो चलिए अब हम जो इसके अग्र पिंड के बारे में बात करते हैं। ठीक, क्या है? पीयूष ग्रंथि है। यदि मैं इसकी पोजीशन की बात करूं,
पीयूष ग्रंथि कहां पर पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि जो है हमारे ब्रेन में पाई जाती है। और ब्रेन में कहां पर पाई जाती है? यह है तथा यह है डाइएनसेफेलोन। क्या है? डाइएनसेफेलोन। डाइएनसेफेलोन के अधर तल पर पाई जाती है। कहां पर? अधर तल पर पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि कहां है? हमारे ब्रेन में पाई जाती है। और ब्रेन में भी कहां पाई जाती है? डाइएनसेफेलोन के अधर तल पर पाई जाती है। ठीक है। यदि मैं इसके दूसरे टॉपिक की बात करूं, ठीक है, क्या पीयूष ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि जो है हमारे कहां पर पाई जाती है? ये जो है हमारे जो है डाइएनसेफेलोन के अधर तल पर पाई जाती है। ठीक है। डाइएनसेफेलोन के अधर तल पर, मतलब ये तली तो है, ये हमारे नीचे है। ठीक है। ये जो हमारी, ये कौन सी ग्लैंड है? ये जो हमारी मास्टर ग्लैंड है, कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। लेकिन ये क्या है? ये है हमारी हाइपोथैलेमस। ठीक है। पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस से, ठीक है, ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, कौन सी है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। और ये जो विरत बनाए हुए है, ठीक है, इस विरत को क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं इसको? ये जो विरत है, ये जो विरत है ना, ये कौन सा विरत है? ये है इनफंडिबुलम विरत। ठीक है, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। ठीक। पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस से इनफंडिबुलम नामक विरत से चिपके रहती है। कहां पर चिपके रहती है? यह जो है पीयूष ग्रंथि जो है हाइपोथैलेमस से इनफंडिबुलम नामक विरत से चिपकी रहती है। ठीक है। किससे चिपकी रहती है? इनफंडिबुलम नामक विरत है। ये कौन से विरत है? इनफंडिबुलम नामक विरत है। और ये कौन सी ग्लैंड है? हाइपोथैलेमस। ठीक है। हाइपोथैलेमस से किसके द्वारा चिपकी रहती है? इनफंडिबुलम नामक विरत के द्वारा। ठीक है। अक्सर रेलवे के एग्जाम में जो है पिछली बार पूछा गया था कि जो है हाइपोथैलेमस से कौन सी ग्रंथि इनफंडिबुलम के द्वारा चिपकी रहती है? तो हमारी जो मास्टर ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि जो है हाइपोथैलेमस से इनफंडिबुलम नामक विरत से चिपकी रहती है। ठीक। और तथा कौन सी? तथा स्फीनाइड तथा कपाल की। यह कपाल की चिपके रहती है। तथा कपाल की स्फीनाइड। कौन सी? स्फीनॉइड अस्थि। कौन सी अस्थि? स्फीनॉइड अस्थि के सेला टर्सिका, सॉरी, यह है सेला टर्सिका। सेला टर्सिका नामक ग्रंथ। ठीक है। ये जो कपाल की जो है एक स्फीनाइड अस्थि होती है। कौन सी अस्थि है? ये स्फीनाइड अस्थि के सेला टर्सिका नामक गर्त में लटकी रहती है। कहां लटकी रहती है? लटकी रहती है
ठीक है बेटा। तो ये जो कपाल है, ये तथा कपाल की स्फीनाइड अस्थि के सेला टर्सिका नामक गर्त में लटकी रहती है। ठीक है, ये जो गर्त है ना, ये जो लटकी हुई है, ये हमारे जो कपाल की जो है एक स्फीनाइड अस्थि का गर्त है। ये क्या है? ये एक गर्त है। काहेगा? ये जो स्फीनाइड अस्थि है हमारी जो है कपाल में, हमारे जो है पूरे सिर में जो है 22 हड्डी पाई जाती है। कितनी पाई जाती? 22। ठीक है। और हमारे चेहरे की बात करूं तो चेहरे में पाई जाती 14। हाँ ठीक है, 14। और हमारे जो चेहरे में 14 और हमारे जो कपाल में 8 अस्थि पाई जाती है। कितनी? कपाल में जो 8 अस्थि, और उन 8 अस्थियों में से कितनी, कौन सी? एक जो है स्फीनाइड अस्थि। स्फीनाइड अस्थि के सेला टर्सिका नामक गर्त में जो है कौन सी, एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो है स्फीनाइड, कपाल की स्फीनाइड अस्थि के गर्त में कौन सी अस्थि, कौन सी ग्लैंड जो है लटकी रहती है। तो कौन सी है? ये जो हमारी मास्टर ग्लैंड है। कौन सी? जो है मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। लटकी रहती है। अब जो है इसके, यदि मैं इसके आकार की बात करूं, इसका आकार कैसा होता है? ठीक है, इसका आकार है मटर के दाने के समान। कैसा? मटर के दाने के समान। मटर के दाने के समान। ठीक। और यदि मैं इसके भार की बात करूं, भार कितना है इसमें? इसमें जो भार है 5 से 6 ग्राम, 6 ग्राम तक जो है इसमें भार होता है। और यदि मैं इसमें इसके बारे में बात करूं, मेल में जो इसका मेल में जो है सामान्य छोटी पाई जाती है, सामान्य छोटी। और यदि मैं फीमेल की बात करूं, सामान्य बड़ी। कैसी? बड़ी पाई जाती है। और यदि मैं प्रेगनेंसी की बात करूं, कैसी? गर्भावस्था में आकार में और बड़ी। बच्चों आपको दिख रहा है? ठीक है बेटा। तो इसका आकार जो है किसके समान होता है? मटर के दाने के समान होता है। और यदि मैं इसके भार की बात करूं, भार कितना होता है इसका? 5 से 6 ग्राम तक इसमें भार पाया जाता है। मेल में जो है सामान्य छोटी पाई जाती है। और यदि मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में बड़ी पाई जाती है। पुरुषों की अपेक्षा जो है मास्टर ग्लैंड जो है पुरुषों की अपेक्षा फीमेल में जो ज्यादा बड़ी पाई जाती है। लेकिन गर्भावस्था, प्रेगनेंसी के दौरान जो है यह आकार में वृद्धि कर और ज्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है, प्रेगनेंसी के पश्चात जो है ये अपने आकार में थोड़ी और अपने आकार में पहले वाले आकार में आ जाती है। ठीक, आप इसको कॉपी करो। कर ले कॉपी। ठीक है, अब जो हम जो है मैं आपको बताऊं कि इसके जो है पीयूष ग्रंथि जो है, यदि मैं उत्पत्ति की बात करूं तो इसे जो है 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। कौन कितने में? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और यदि मैं इसके संरचना की बात करूं तो इसे जो है 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यदि मैं इसके जो पहले पार्ट की बात करूं तो इसे पहला पार्ट है एडिनो हाइपोफाइसिस। संरचना की बात करूं तो इसके 2 पार्ट, और सॉरी यदि मैं उत्पत्ति की बात करूं तो 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, और संरचना की बात करूं तो इसे जो है 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। यदि मैं उत्पत्ति की बात करूं, पहला जो पार्ट है वो है एडिनो हाइपोफाइसिस। और यदि मैं जो सेकंड की बात करूं तो वो है न्यूरो हाइपोफाइसिस। कौन सा? न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसमें जो है जो पहले की बात करूं, जो उत्पत्ति के आधार पर जो है इसमें जो इंटरमीडिएट पार्ट की जो है कोई भी चर्चा नहीं की गई है।
और जो है संरचना के आधार पर तीनों पार्टों की संरचना की गई है। ठीक है, तो हम जो है दोनों तरीके से जो है इसकी जो है संरचना का वर्णन करेंगे। तो यदि मैं पहले ये कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो है 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, सॉरी 3 पार्टों में। पहला बात करूं एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर, क्या है एंटीरियर, एंटीरियर ये है हमारा इंटरमीडिएट, और हमारा जो लास्ट का क्या है पोस्टीरियर या एडिनो हाइपोफाइसिस। या पोस्टीरियर, ठीक है बेटा। ये है अग्र, ये मध्य है, और ये है पश्च, क्या बेटा पश्च भाग। ठीक है, ये हमारा जो है अग्रभाग है। अग्रभाग मतलब एंटीरियर, क्या है बेटा ये हमारा एंटीरियर है, दूसरा इंटरमीडिएट, और तीसरा हमारा पोस्टीरियर। ठीक है बेटा, और हमारा जो है उत्पत्ति के आधार पर 2 पार्ट होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस और सॉरी एडिनो हाइपोफाइसिस और जो है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, क्या बेटा ये हमारा जो सेकंड पार्ट जो है ये न्यूरो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस और सेकंड हमारा न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, और हमारा जो अग्रभाग है इससे जो है कितने हार्मोन्स बताए थे ना आपको, 7 हार्मोन्स रिलीज होते हैं मास्टर ग्लैंड के अग्र पार्ट से। जो है जो फर्स्ट जो पार्ट होता है इससे जो 7 हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला है एसटीएच, एसटीएच इसे बोलते हैं जीएचबी। एसटीएच का मतलब है सोमैटोट्रोफिक हार्मोन्स या फिर ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, और दूसरा है गोनोडोट्रोपिक हार्मोन्स, दूसरा क्या है गोनेट्रोपिक हार्मोन्स। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, ये हार्मोन्स 2 तरह के होते हैं, एक तो एलएच और एक होता है एफएसएच हार्मोन्स। कौन सा, एक तो होता है एलएच और दूसरा होता है हमारा एफएसएच हार्मोन्स। ठीक है बेटा, और अगला है टीएसएच, इसका क्या मतलब बेटा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। क्या बेटा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अगला है एसीटीएच। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट जो है हमारा कौन सा हार्मोन है, हमारा नेक्स्ट कौन सा हार्मोन्स है वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। कौन सा बेटा प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। तो हमारे जो अग्र पार्ट से जो है एग्जाम के जो पॉइंट ओवरव्यू देखते हुए हमारे जो है ये मोस्ट हार्मोन्स है, हम जो है इन्हीं को कवर करेंगे। ठीक है, एसटीएच मतलब सोमैटोट्रोफिक हार्मोन्स मतलब ग्रोथ हार्मोन्स, जो हमारे शरीर की वृद्धि को, जो हमारे शरीर की मांसपेशियों को, ऊतकों को, ठीक है, जो उनमें जो ग्रोथ का जो कार्य करता है कौन सा हार्मोन्स करता है वो हमारा सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स करता है। और है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। ठीक है, ये 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन से, एक तो एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और दूसरा एफएसएच हार्मोन। कौन सा, ठीक है एफएसएच हार्मोन्स, और तीसरा है अगला जो नेक्स्ट हार्मोन है वो है टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और जो है एसीटीएच हार्मोन्स, और अगला है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ठीक है, इसका जो नाम है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स है। क्या नाम बेटा इसका, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। ठीक, तो आप इसको कॉपी करो, फिर जो है इनको क्रम वाइज से आप हम आगे पढ़ने वाले हैं। यदि मैं इसके एसटीएच की बात करूं, किसकी एसटीएच की बात करूं, हम इसको जो है मिटा देते हैं और जो पढ़ने वाले एसटीएच हार्मोन्स। ठीक है,
FTH हार्मोन्स। ये क्या बेटा, इसके जो फुल फॉर्म है वो है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स या ग्रोथ हार्मोन्स भी इसको कह सकते हैं। क्या बेटा, वृद्धि हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है, ये क्या है, ये जो है ये क्या करता है बेटा हमारे, ये क्या करता है, ये करता एफटीएच हार्मोन्स क्या करता है, ये है हमारे शरीर में मांसपेशियों व हड्डियों क्या करता है, ये जो है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो है, ग्रोथ हार्मोन जो है, यह हमारे शरीर की मांसपेशी व हड्डियों तथा ऊतकों के विकास को प्रभावित करता है। क्या करता है, ऊतकों को विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, जितने भी हमारे शरीर में ऑर्गन हैं, ये हमारे मांसपेशियां, सेल हैं, ठीक है, ये किसके द्वारा वृद्धि करते हैं, ये हमारे जो पीयूष ग्रंथि के सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स के द्वारा ही वृद्धि कर पाते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में जो वृद्धि का जो एकमात्र जो है एक माने तो जो दायरा है, तो वो जो किसके शरीर से, हमारा जो शरीर जो किसके वजह से वृद्धि करता है, तो हमारे पीयूष ग्रंथि के एफटीएच हार्मोन से, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन की वजह से ही ग्रोथ करता है। ठीक है, अब जो है इसके अल्प श्रावण की बात करूं तो इससे जो अल्प श्रावण से क्या अल्प श्रावण से होने वाले रोग, ठीक है बेटा, ऐसा नहीं है कि मतलब जो है अगर एसटीएच हार्मोन अधिक मात्रा से भी रोग हो सकता है और एसटीएच की कमी से भी रोग हो सकता है। यदि एसटीएच हार्मोन्स की अधिकता की बात करूं, ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करूं कि अधिक होने पर कौन सा रोग हो सकता है, जैसे कि खली है, ठीक है, वो बिल्कुल सुडौल और जो है एक बहुत ही लंबा तंग जो है अपनी शरीर को जो है बॉडी है उसकी, ठीक है, उसके जबड़े काफी निकले हुए हैं। ठीक है, तो ये किसका प्रभावित है, ये किसका जो साइड इफेक्ट है, ये है अधिक निकलने का। और यदि मैं कम की बात करूं, जैसे अल्प श्रावण से कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, एक तो बोनापन है। क्या बेटा, अल्प श्रावण से बोनापन, बोनापन। यदि पीयूष ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि के पीयूष के अल्पस्राव से क्या है, पीयूष ग्रंथि के अल्पस्राव से जो है, पीयूष के अल्पस्राव से, अल्पस्राव, यदि पीयूष ग्रंथि के जो है एसटीएच हार्मोन यदि अल्पस्राव होता है तो जो है ऐसे इस रोग को क्या कहते हैं, एटिओलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एटिओलिसिस। एटिओलिसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एटिओलिसिस कहते हैं। तथा व्यक्ति को क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं मीगेट्स
आपने देखा होगा सर्कस में जो काम करने वाले होते हैं, जो बोने होते हैं, वो मिगेट्स होते हैं, ठीक है। जो उनकी हाइट होती है लगभग 2 से 2.5 फीट या 3 फीट तक होती है, तो वो कौन से होते हैं, वो जो मिगेट्स होते हैं। कौन से होते हैं, वो मिगेट्स होते हैं। और उनमें क्या कमी होती है, जो एसटीएस हार्मोन्स है उनका जो ठीक से वर्क नहीं कर पाता है। हमारी जो पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि है, वो ठीक से वर्क नहीं कर पाती है। और जितनी मात्रा में जो है, एक जो है जो सही मात्रा है, उतनी मात्रा में एसटीएच हार्मोन जो है रिलीज नहीं कर पाती है। इस अवस्था में जो है व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाता है, व्यक्ति को एटिओलिसिस रोग हो जाता है। इस रोग को कहते हैं एटिओलिसिस। और व्यक्ति को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मिगेट्स रोग। और अगला है साइमंड। कौन सा रोग है अगला साइमंड रोग है। ये बेटा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि इसके जो है साइमंड रोग किसकी वजह से होता है, ठीक है। साइमंड रोग किस हार्मोन्स की कमी के कारण होता है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है यहां से, ठीक है। साइमंड रोग क्या है, वृद्धि काल के पश्चात, ठीक है। जब व्यक्ति जो है, जब वृद्धि हो जाती है, एक समय ऐसा है कि हमारी जो पीयूष ग्रंथि जो है, मास्टर ग्लैंड जो है ठीक से वर्क कर रही है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वृद्धि काल के पश्चात जो है, वृद्धि काल के पश्चात क्या है, हमारा जो एसटीएच हार्मोन जो है रिलीज होना क्या होता है, बंद हो जाता है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि शरीर का जो है पूर्ण विकास नहीं हो पाता। वृद्धि तो हो चुकी है लेकिन पूर्ण विकास नहीं होता। तो इस अवस्था में शरीर जो है कमजोर और दुबला हो जाता है। कैसा, इसका जो है साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलते हैं, शरीर दुबला व कमजोर हो जाता है, ठीक है, वृद्धि काल के पश्चात। पीयूष का अच्छे से वर्क न कर पाना, वर्क न कर पाना, ठीक है। कॉपी करो, समझ में आ रहा है नहीं। इसका जो हम एक रोग आपको और दिखाएंगे, काइफोसिस रोग, ठीक है। काइफोसिस रोग क्या होता है, काइफोसिस रोग में भी जो है, जब हमारी जो शरीर की जो ये हमारे जो शरीर की जो है पीयूष ग्रंथि जो है, काइफोसिस रोग में जो है, जब पीयूष ग्रंथि की जो है ये एसटीएच हार्मोन जो है जो कम मिनिमम मात्रा में जब रिलीज होता है, तो हमारा जो मेरुदंड है ना, ये जो हमारा मेरुदंड है, ये जो है हमारे जो मेरुदंड की जो है लंबाई जो है कभी अविकसित, कभी बढ़ जाती है, कभी जो है घट जाती है। घटने की तो नहीं है, सॉरी, जो हमारे जो शरीर की जो बेवजह इसकी जो लंबाई बढ़ जाती है, तो मनुष्य जो है झुक जाता है, ठीक है। जब मनुष्य झुक जाता है किसकी वजह, पीयूष ग्रंथि के अल्प स्राव की वजह से, मानव के मेरुदंड का बढ़ना, आकार में बढ़ना, बेवजह आकार में बढ़ना और उसका झुक जाना, कौन सा रोग, उस रोग को कौन सा रोग कहते हैं, उस रोग को कहते हैं काइफोसिस रोग, ठीक। आप इसको कॉपी करो। तो अगला रोग कौन सा हमारा, वो है काइफोफाइसिस, सॉरी काइफोसिस। क्या है, काइफोसिस रोग। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि अल्प स्राव से जो है हमारा जो मेरुदंड जो है झुक जाता है। आपने देखो कुछ बच्चों का जो मेरुदंड है ये इस तरह से उठ जाता है और जो है आगे की ओर झुक जाता है। ये जो हमारा जो मेरुदंड है आगे की ओर झुक जाता है, तो वो जो है रोग होता है किसकी कमी से, जो है मास्टर ग्लैंड के एसटीएच हार्मोन की जो है मिनिमम मात्रा में निकलता है, और उससे कौन सा रोग हो जाता है, काइफोसिस रोग हो जाता है। तो इसमें क्या है, कसैल दंड के झुक जाने को। इसमें क्या होता है, कसैल दंड का झुकना, तो उसे क्या कहते हैं, काइफोसिस रोग कहते हैं, ठीक। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगला जो हार्मोन है वो जो है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है। हार्मोन्स, इस ये दो हार्मोन्स होते हैं, एक होता है LH, कौन सा, एक तो LH और एक होता है FSH,
FSH। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और FSH क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। क्या होता है FSH? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। LH क्या करता है, LH का क्या वर्क होता है, LH क्या वर्क करता है, LH जो है यह है, LH क्या करता है, LH जो है पुरुषों में, मेल में एंड्रोजन हार्मोन्स, क्या है ये, मेल में एंड्रोजन हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। क्या करता है बेटे, कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। और जो है FSH हार्मोन्स क्या करता है, ये FSH हार्मोन जो करता है ये फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन्स स्राव को प्रेरित करता है। क्या करता है बेटा, प्रेरित करता है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या करता है, ये मेल में जो है एंड्रोजन हार्मोन्स को रिलीज होने के लिए क्या करता है, कंट्रोल करता है। और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करता है, ये फीमेल में क्या, एस्ट्रोजन हार्मोन्स के स्राव को प्रेरित करता है। यदि मैं इनके दोनों की बात करूं, LH और FSH, LH और FSH, ठीक है, ये दोनों क्या वर्क करते हैं, ये मेल में स्पर्म तथा फीमेल में क्या, फीमेल में क्या करते हैं, फीमेल में ओवम मैच्योर करने का काम करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ये मैच्योर करने का काम करते हैं। ठीक है बेटा। तो हमारे जो गोनोडोट्रोपिक हार्मोन्स है, इसके जो दो पार्टों में डिवाइड किया गया है गोनोडोट्रोपिक हार्मोन्स को। ये दो तरह के हार्मोन्स इससे रिलीज होते हैं, ठीक है। एक तो LH और एक होता है FSH। LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग LH हार्मोन जो है, ये जो है मेल में जो है, पुरुषों में जो है एंड्रोजन हार्मोन्स को रिलीज मेल में जो है ये एंड्रोजन हार्मोन्स के स्राव को कंट्रोल करता है। क्या करता है, मेल में जो है एंड्रोजन हार्मोन्स के स्राव को कंट्रोल करता है। और FSH हार्मोन्स का है, ये FSH हार्मोन जो है ये फीमेल बॉडी में जो है एस्ट्रोजन हार्मोन्स के स्राव को प्रेरित करता है। यदि मैं FSH और LH और FSH दोनों के हार्मोन्स की बात करूं, तो ये जो है मेल में स्पर्म और फीमेल में जो है ओवम को मैच्योर करने का काम कौन करते हैं, ये FSH और LH हार्मोन करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आपको भी हमारा लेक्चर पसंद आया तो आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।